आज हम लोग पढ़ रहे हैं कोरिलेशन। और कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन बिटवीन टू डाटास। दो डेटा आपके पास दिया रहेगा, इसमें ना कोरिलेशन में ना तो आपको इंडिविजुअल सीरीज मिलेगा, ना डिस्क्रीट सीरीज मिलेगा, और ना ही कंटिन्यूस सीरीज मिलेगा। इसमें इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूस नहीं मिलता है। इसमें दो डेटा आपको मिलेगा, एक एक्स डेटा एक वाई डेटा, दोनों के बीच में रिलेशन बताना होगा कि कौन अच्छा है कौन ख़राब है। अच्छा, दो स्टूडेंट का मार्क्स अगर आपके सामने रखा जाए, रमेश का और गणेश का, मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का और सोशल साइंस का, अगर ये 5 सब्जेक्ट का मार्क्स रखा जाए तो आपको बता सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन ख़राब है, उनके बीच क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। आपको बताने में दिक्कत होगा। जैसे हम यहाँ बता रहे हैं कि एक्स नाम का लड़का है, एक वाई नाम का लड़का है। इसका एक सब्जेक्ट में है 34, 30, इसका है 32, इसका है 45, इसका है 30, 60, 68, 55, 70, 85, 80। हम ये पूछना चाहते हैं इनके बीच का रिलेशन बताइए, क्या रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में, कौन तेज़ बच्चा है, बता पाओगे? बहुत कन्फ्यूजन है, किसी में ये तेज़ है किसी में वो तेज़ है। अब ये जो भी सब्जेक्ट होगा, मान लो मैथ्स है, मैथ्स में इसका 85 है, इसका कितना है 80, तो रिलेशन कैसे बता पाएंगे? किसी में एक तेज़ है किसी में दूसरा तेज़ है। तो दो डेटा के बीच रिलेशन अगर निकालना हो तो उसके लिए ना तो मीन काम करेगा, ना मीडियन काम करेगा, ना मोड काम करेगा, ना मेजर ऑफ डिस्पर्सन काम करेगा। उसके लिए हम लोग को कौन सा टेक्निक यूज़ करना है? कोरिलेशन। क्या यूज़ करना है? कोरिलेशन। कोरिलेशन में आपको इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूस सीरीज नहीं मिलेगा, दो डेटा मिलेगा, दोनों के बीच के रिलेशन को निकालना है। कोई दिक्कत है? दो डेटा आपके सामने रहेगा और दोनों के बीच के क्या निकालना है? रिलेशन को निकालना है। कोई दिक्कत है? रिलेशन बिटवीन टू डेटाज। चलो जल्दी चलो। दोनों के डेटा के बीच के रिलेशन को निकालना है कोरिलेशन में। तो कोरिलेशन क्या करता है? कोरिलेशन रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू डेटाज। दो आंकड़ों के बीच के संबंध को सहसंबंध बतलाता है। यह बोल सकते हैं कि दो डेटा के बीच जो रिलेशन निकालने के लिए, जो रिलेशन देखने के लिए जिस डेटा तरीके का हम इस्तेमाल करते हैं वो तरीका है कोरिलेशन। कोरिलेशन रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? दो डेटा के बीच का रिलेशन, डेटा एक्स और डेटा वाई हो। कोई दिक्कत किसी को? अब कोरिलेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन हम लोग को सबसे ज़्यादा जो फेमस टाइप्स पढ़ना होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो हम लोग को पढ़ना होता है वो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अगर देखें टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध के प्रकार, सहसंबंध के, तो दो तरह के कोरिलेशन हम लोग को मिलता है, एक पॉजिटिव और एक, दो तरह का कोरिलेशन मिलता है। वैसे और भी लीनियर नॉन लीनियर कोरिलेशन है, लेकिन पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस है, इसको बोलते हैं धनात्मक सहसंबंध। दूसरा होता है नेगेटिव कोरिलेशन। ऋणात्मक सहसंबंध। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, नेगेटिव का मतलब क्या? इसका आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? सारे बच्चे जानते हैं नेगेटिव दैट मीन्स माइनस में आंसर आएगा, और इसका आंसर क्या आएगा? प्लस में। लेकिन अगर बिना आंसर निकाले भी अगर आपको पता चल जाए, बिना मेहनत किए पता चल जाए, तो कोई दिक्कत है क्या? आप तो चाहेंगे कि सर बिना मेहनत का पता चल जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा देख के हम बता देते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा। तो कुछ कंडीशन हम आपको बता रहे, अगर ये कंडीशन आपके क्वेश्चन में सेट बैठ रहा है तो बिना बनाए बता देना कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेकिन अगर ये कंडीशन सेट नहीं बैठे तो फिर बनाना पड़ेगा। तो बताएंगे कि बनाते कैसे हैं, पहले ये सिखा लेते हैं कि अगर ये सेट बैठा तो ऐसे ही आंसर बता देना, और नहीं सेट बैठा तो कैसे निकालेंगे वो भी सिखाएंगे आपको। कोई दिक्कत है? तो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है दो तरीके का पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकते हैं। पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं एक्स और वाई का डेटा का। या तो दोनों डेटा बढ़ेगा, जैसे यहाँ बढ़ रहा है, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60। बताओ ये दोनों डेटा बढ़ रहा है कि घट रहा है?
तो जब दोनों डेटा बढ़ेगा, एक्स और वाई दोनों डेटा बढ़ता है तो कहलाता है पॉजिटिव। दोनों बढ़ेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा, दोनों घटेगा तो गलत सोच है, दोनों घटेगा तो भी पॉजिटिव। एक साथ ना चल रहा है जी, एक्स एंड वाई दोनों घटा दो, यानी पहला कर दो 60 50 40 30 20 10, और दूसरा कर दो 9 8 7 6 5 4। या तो दोनों डेटा बढ़े या दोनों डेटा घटे। सेम रिलेशन जब होगा दोनों डेटा के बीच में तो वो कौन सा कोरिलेशन होगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव में उल्टा है, एक बढ़ेगा एक घटेगा। तो नेगेटिव के अंदर एक्स और वाई करते हैं तो एक्स मान लो 4 5 6 7 8 9 है, ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा 60 50 40 30 20 10। और या तो आप यहाँ कर सकते हैं एक्स और वाई, अब पहले को घटा दो 9 8 7 6 5 4, इसको बढ़ा दो 10 20 30 40 50 60। तो ये है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है कि इन्वर्स रिलेशन बिटवीन बोथ डाटाज। जो दो डेटा आपके पास है एक्स और वाई, उसके बीच में अपोजिट रिलेशन। अपोजिट मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। और इसमें बोलता है सेम रिलेशन से बिटवीन टू डेटाज। दो हमारे पास जो डेटा एक्स और वाई में दिया उसका सेम रिलेशन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। कोई दिक्कत किसी को? तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जिसमें कंटिन्यूअस बढ़ रहा है तो पॉजिटिव है, कंटिन्यूअस दोनों घट रहा है तो नेगेटिव है। कोई दिक्कत है? एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो सॉरी ये पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ भी नेगेटिव। लेकिन क्या ज़रूरी है कि कंटिन्यू बढ़े घटेगा? अब आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, अगर आपके पास डेटा ऐसा पूछ दे 10 20 ठीक है 5 7 12 90, ये एक्स पूछ दिया, बताओ ये क्या हो रहा है? क्या ज़रूरी एकदम सेट करके आपको देगा? नहीं ना। लेकिन अगर सेट करके दे दिया तो बिना मेहनत का निकल जाएगा। अगर सेट करके दे दिया क्वेश्चन में, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ भी देगा, सेट करके दे देगा, आप पूछेगा बताओ क्या है, तो उतना मेहनत मत करने जाना, समझ गए? लेकिन अगर यहाँ सेट बैठ गया था तो हम बता देंगे। लेकिन अगर ऐसा है, देखो तो इसमें बढ़ रहा है कि घट रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि क्या हुआ, शुरू में बढ़ा फिर घट गया फिर बढ़ा फिर घट गया बढ़ा। तो ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है, शुरू में बढ़ रहा है फिर घट जा रहा है फिर बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है। अब इस डेटा में हम बोल ही नहीं सकते, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो इस डेटा को ना हम पॉजिटिव बोल पा रहे हैं ना नेगेटिव बोल पा रहे हैं। तो इसका कैलकुलेशन करके निकालेंगे कि ये है क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो बताते हैं कि अगर समस्या अगर ऐसा है तो सॉल्यूशन आप कर लोगे, और अगर ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए मेथड्स बताते हैं, कितने मेथड्स है कोरिलेशन निकालने के। क्लियर? कितने मेथड्स है कोरिलेशन निकालने के। उससे पहले डिग्री ऑफ कोरिलेशन बता देते हैं। डिग्री ऑफ कोरिलेशन पहले मेथड ही डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिग्री ही कर लो, मेथड्स के बाद फॉर्मूला ही लिख देंगे। चलिए देखते हैं कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री समझते हैं? जो कोरिलेशन का आंसर आएगा ना, कोरिलेशन का जो आंसर आएगा उसको हम अलग अलग डिग्री में डिवाइड करते हैं। तो दो तरह का कोरिलेशन बताया आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये है आपका पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव लिख दीजिएगा और यहाँ नेगेटिव, और यहाँ लिखिएगा डिग्री। क्लियर? पहला कोरिलेशन पॉजिटिव, दूसरा कोरिलेशन क्या होगा नेगेटिव, और फिर लिखेंगे डिग्री, इसका क्या क्या डिग्री है। अगर आंसर कितने से कितने के बीच में आ रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कोई दिक्कत है? तो एक होता है परफेक्ट डिग्री। पहला कौन सा है? परफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण। तो अगर आपका आंसर +1 आ गया तो परफेक्ट होगा, और -1 आ गया तो भी परफेक्ट होगा। थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा इसको, देखिए कैसे पढ़ेंगे वो ध्यान दीजिएगा। जब कभी कैलकुलेशन करते समय अगर आपका कोरिलेशन का आंसर +1 आ गया तो उसको बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब कभी कैलकुलेशन करते समय कोरिलेशन का आंसर +1 आ गया, 1 से नीचे ही आएगा हमेशा, 1 या 1 से नीचे, 1 से ऊपर नहीं आएगा। तो अगर 1 आ गया तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेगा। +1 आ गया तो परफेक्ट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर से सुनिएगा, अगर आंसर पर +1 आ गया तो बोलेंगे परफेक्ट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर आंसर -1 आ गया तो बोलेंगे परफेक्ट डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर? तो अब आपको आंसर देखना है कि आपका आंसर +1 आ रहा है या -1 आ रहा है। एक हाई डिग्री होता है, जब बोलता है 0.9 से लेके 1 तक रहेगा। हाई डिग्री कहाँ से कहाँ तक रहेगा? हाई डिग्री, वो हाई मतलब समझते हो ना, उच्च डिग्री। ये 0.90 मतलब 90 पैसा से लेके 1 तक रहेगा।
और इसमें आएगा जीरो, माइनस में आएगा ना, -0.90 से लेके -1 तक अगर इसके बीच में आता है तो इसको कौन सा डिग्री बोलते हैं? हाई डिग्री। कौन सा डिग्री बोलते हैं? हाई डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? तो हाई डिग्री पॉजिटिव, यहाँ ध्यान देना, इसको कैसे पढ़ेंगे? हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, और ये होगा हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। कोई दिक्कत है? अब 0.75 से लेके 0.90 तक है, 0.7 से लेके 0.90 तक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, अब यहाँ हाई डिग्री उसको, ये यहाँ देखो बुक में आपका थोड़ा गलत कर दिया है, मॉडरेट डिग्री वो ठीक है, 0. वैसे यही दोनों ज़्यादातर आता है तो हम लोग यही दोनों तक लिखे, मॉडरेट डिग्री नहीं आएगा कोरिलेशन का। बताओ, अच्छा 0 आ जाए तो आंसर 0 आ जाती है, उसका भी बता देते हैं। 0 उसको बोलते हैं नो कोरिलेशन। नो कब? जब इसका आंसर 0 हो जाए और इसका भी आंसर 0। अरे 0 मतलब कोई रिलेशन नहीं है, कुछ मिल ही नहीं रहा, तभी ना 0 आ रहा है, तो नो कोरिलेशन याद रखना। 0 में क्या होगा? नो। हाई से नीचे आंसर नहीं आएगा, हाई से नीचे आंसर आ रहा है तो बहुत कम रिलेशन इनके बीच में, समझ गए? अब एक पता चला साइंस का स्टूडेंट एक कॉमर्स का स्टूडेंट का कोई रिलेशन ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, तो वैसे कर दोगे तो बहुत कम रिलेशन मिलेगा। कि इंग्लिश सब्जेक्ट मिलता है कि इकोनॉमिक्स मिलता है, तो बहुत कम रिलेशन होगा, तो वो एकदम नीचे जाएगा, मॉडरेट से भी नीचे चला जाएगा। तो मॉडरेट से नीचे नहीं जाना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? या तो परफेक्ट या तो हाई। 0 भी कभी नहीं आएगा, 0 भी कभी नहीं आएगा। लेकिन याद रखना है कि अगर 0 आ गया तो कौन सा कोई रिलेशन होगा? कोई संबंध ही नहीं है। जब कोई संबंध नहीं तब ना कोई रिलेशन नहीं आ रहा, नहीं तो कुछ तो मिलता। अगर कुछ भी दो डेटा के बीच में कुछ नहीं मिल रहा है, समझ गए? दो कुछ नहीं मिल रहा है, एक पूरब है तो एक पश्चिम है, एक का डेटा कुछ अलग बोलता है, दूसरा का डेटा कुछ अलग बोलता है, कोई संबंध नहीं है, तो वहाँ पे आएगा 0, नो कोरिलेशन। इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। अब हम लोग चलते हैं कितने मेथड्स है कोरिलेशन निकालने के। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां। इसका हिंदी लिखने की जरूरत पड़े क्या? डिग्री लिखे ऊपर में? हाँ, कितने मेथड्स हैं? तो 2 मेथड्स हैं। मेथड्स कितने हैं? 2। एक होता है मैथमेटिकल मेथड जो हम लोग देखते हैं, ठीक है? कितने मेथड्स होते हैं? वैसे यहाँ आप लोग को डॉटेड डायग्राम, स्कैटर डायग्राम 3 तरह से बना दिया, लेकिन हम लोग इसको एक फर्स्ट मेथड है स्कैटर डायग्राम, जो आपको नहीं पढ़ना है। हम लोग मैथमेटिकल मेथड की बात करते हैं, इसको 3 मेथड में डिवाइड कर दो, आपको 3 ही पढ़ना है। पहला स्कैटर डायग्राम, विक्षेप चित्र। दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। लिखा हुआ ध्यान दीजिए, विद्वान का नाम है ये, जिसने इस फॉर्मूला को डेवलप किया उसका नाम है कार्ल पियर्सन। पियर्सन नाम है इसलिए अपोस्ट्रोफी डाल दिया कि कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये नाम है उस आदमी का जिसने इस फॉर्मूला को डेवलप किया। इसका मतलब हिंदी में बोलते हैं कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक। विषमता गुणांक की जगह पे आप लिख सकते हैं सहसंबंध। सहसंबंध होना चाहिए, सहसंबंध। और दूसरा बताइए क्या होगा? कार्ल पियर्सन पहला विद्वान का नाम, दूसरा जो विद्वान का नाम है स्पीयरमैन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन। कोई दिक्कत है? अब देखो नाम ही है उस आदमी का, तो फिर हिंदी में भी स्पीयरमैन ही लिखना होगा, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, या कोटि सहसंबंध बोल सकते हैं, तो लिख दे स्पीयरमैन कोटि सहसंबंध। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग अभी तक नहीं देखे हैं कि कोरिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं आर से, स्मॉल आर से। कोरिलेशन को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। अब ध्यान दीजिए, जब कार्ल पियर्सन पढ़ेंगे तो आर के होगा, यहाँ पे छोटा सा के नीचे डालेंगे। कार्ल पियर्सन पढ़ेंगे तो आर के का मतलब क्या? कोरिलेशन विथ कार्ल पियर्सन। कोरिलेशन किससे निकाल रहे हैं? कार्ल पियर्सन। और स्पीयरमैन निकालेंगे तो क्या होगा? कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत किसी को? आर एस, तो इसे भी इंडिकेट कर सकते हैं कि कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं या फिर स्पीयरमैन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। कोई दिक्कत है? अब हम लोग कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या होता है कोरिलेशन निकालने का वो देखेंगे। तो कार्ल पियर्सन में 2 फार्मूला है, कार्ल पियर्सन में 2 फार्मूला और स्पीयरमैन में 1 फार्मूला है। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आसान पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन इससे कम आता है। क्वेश्चन आपको जब देगा कौन किससे देगा? सबसे फेमस तरीका कोरिलेशन निकालने का वो है कार्ल पियर्सन। सबसे अच्छा तरीका कौन है? कार्ल पियर्सन। इससे बढ़िया तरीका कोरिलेशन निकालने का है ही नहीं। सबसे बेहतर तरीका है कार्ल पियर्सन। कोई दिक्कत किसी को? दूसरा है कि स्पीयरमैन से बहुत कम क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो अभी हम लोग दोनों का फॉर्मूला देख लेते हैं। इसको आप लोग लिखिए, फिर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं दोनों का कि कैसे कैसे बनेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं रैंक कोरिलेशन में। सॉरी, ये सबसे पहले क्या था? कार्ल पियर्सन ना, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जब हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में चले जाते हैं तो इसमें इसको बनाने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके से कार्ल पियर्सन में आप बना सकते हैं। पहला होता है एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड वास्तविक माध्य विधि। और दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। माना गया माध्य विधि। इसको समझेगा, उसके बेस पर फॉर्मूला बनेगा आपका। अगर आप मीन के रास्ते जाते हैं, मीन के रास्ते का मतलब पहले उस डेटा का मीन निकालेंगे और मीन के रास्ते अगर आप इंटर करेंगे, मीन को मान के बनाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो यहाँ लिखने जा रहे हैं। अगर मीन लेके चलेंगे तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि मीन लेके कब चलना है और बिना मीन का कब चलना है। सबसे बेहतर एक्चुअल वाला होता है, एज्यूम्ड वाला होता है। तो एक्चुअल मीन मेथड में कोरिलेशन कैसे निकलेगा? आर के का मतलब क्या होता है? कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। तो क्या होता है? सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। ये फार्मूला लगेगा अगर आप मीन निकाल के बनाएंगे तो। फार्मूला छोटा है। अब ध्यान दो, सबसे पहले आप मीन कैलकुलेट कर लो। डेटा का जो भी दिया रहेगा, एक्स और वाई 2 दिया रहेगा ना, तो एक्स का अपना मीन निकालेंगे, वाई का अपना मीन निकालेंगे। तो अगर आपका मीन का आंसर, याद रखिएगा, अगर आपका मीन का आंसर परफेक्ट इंटीजर आ जाता है, एक पूर्णांक आ जाता है, जैसे 13, 15, 20 कुछ भी आ जाता है, तो आप ये मेथड लगा देना, सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मीन का आंसर पॉइंट में आ गया 13.25, तब ये लगाना। तो पहले आप मीन निकाल के चेक कर लेना कि अगर परफेक्ट इंटीजर आ रहा है, पूर्णांक आ जा रहा है, पूरा एक अंक आ जा रहा है, दशमलव में नहीं आ रहा है, तब कौन सा लगाएंगे? एक्चुअल मीन से बनाएंगे। और अगर मीन का आंसर पॉइंट में आ गया तब किससे बनाएंगे? एज्यूम का फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जब मीन का आंसर परफेक्ट आ जाएगा, कटेगा एकदम डेसिमल में, दोनों में से किसी का, एक्स और वाई दोनों में से दोनों परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का है परफेक्ट और एक का पॉइंट में आ गया तो ये नहीं लगेगा, तब कौन सा लग जाएगा? यानी एक्स और वाई दोनों का मीन निकालना पड़ेगा, दोनों डेटा का। अगर दोनों डेटा का मीन परफेक्ट इंटीजर आता है तब आप लगाना एक्चुअल मीन मेथड। और अगर परफेक्ट इंटीजर नहीं आता तब क्या लगाएंगे? एज्यूम्ड। तब इसमें कोई टेंशन नहीं, इसमें मीन निकालने की जरूरत नहीं। आर के बराबर क्या होता है? एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई बाई अंडर रूट एन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर एन सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, फिर से फॉर्मूला देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार। कोई दिक्कत है? कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा? जब आपका परफेक्ट इंटीजर आएगा तब कौन सा लगेगा? जब परफेक्ट इंटीजर आएगा तो ये लगेगा। मतलब आपको सबसे पहले मीन निकालना होगा डेटा का। मीन निकाल के देखना होगा कि डेटा मेरा परफेक्ट, यानी पूर्णांक में, पूर्णांक समझते हो ना, काटने के बाद 15 आ जाए तो पूर्णांक हो गया, लेकिन 15.2 आ गया तो फिर इसमें आ जाएगा। अब 15.2 आएगा ना, तो अगर पॉइंट लेके चलेंगे तो मुसीबत पड़ जाएगा, इसलिए मत लेके चलिएगा। वहाँ पे आप एज्यूम करके बना लीजिएगा। देखो, एक तरफ सुविधा है तो दूसरे तरफ मुसीबत है।
इसमें इधर सुविधा दिख रहा है तो मुसीबत तो है सर, समझ गए? इसमें मुसीबत है, बार बार मीन निकालना पड़ेगा, इसमें लफड़ा नहीं है, इसमें डायरेक्ट। अच्छा अंतर क्या है, रूट तो यहाँ भी रूट यहाँ भी, बाकी कैलकुलेशन ही ना है। ये कैलकुलेशन निकलेगा 1 2 3 4, 4 ही तो कैलकुलेशन करना है, 5 और 6 7 टेबल लाइन खींचना है जैसे मीन में बनाते थे, 7 कैलकुलेशन करेंगे, सारा डेटा आपके पास है। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद एक और हम बताए थे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। क्या बताए थे? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। उसका कैसे बनाएंगे तो लिख लीजिए, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का भी फॉर्मूला शायद पूछ दे ऑब्जेक्टिव में। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, तो एक क्वेश्चन हम इससे बना देंगे, सिखा देंगे, और एक क्वेश्चन इससे सिखा देंगे, बाकी आपको बनाते रहना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है ये चैप्टर। आर एस बराबर क्या होता है? 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत किसी को? फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? आर एस 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये आसान है ना उससे? इसमें रूट है, सब देख के डर रहे हैं, इसमें आसान है? तो ये आसान पड़ेगा, लेकिन इससे पूछेगा नहीं, पूछेगा भी तो इसी से पूछेगा। अब ध्यान दीजिए, इसको और क्या लिखा जा सकता है? इस फॉर्मूले को और लिखा जा सकता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन को एन से करेंगे तो एन क्यू माइनस एन हो सकता है। तो कभी कभी अगर ये कुछ फॉर्मूला लिख दे तो कन्फ्यूज मत होना, सेम फॉर्मूला है। एन को एन से स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एन क्यू हो गया, एन को 1 से किए तो एन हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग इस फॉर्मूला से एक क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत ही आसान है, मीन निकालना है सिर्फ। फॉर्मूला देख के टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मीन निकालना है। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और इस तरह बनाते हैं हम लोग। तो आप ही लोग के बुक से क्वेश्चन लिया जाए। क्या दिया हुआ क्वेश्चन है? कोई भी एक क्वेश्चन उठा लीजिए ना, जिससे चलिए क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, एक्स और वाई दिया है। एक्स में यहाँ लिखिए क्या क्या दिया, ऊपर में लिख लीजिए कैलकुलेट, क्या निकालना है? कोरिलेशन। क्या निकालना है? कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब समझ रहे हैं? 21 22 28 32 35 36, यही होगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, बातचीत नहीं। देखिए दो डेटा दिया रहता है एक्स और वाई, एक्स यहाँ पे लिख दिया, वाई का डेटा यहाँ पे लिखेंगे 18 20 25, 18 20 25 30 31 32, यही होगा ना। चलिए देखिए कैसे बनेगा, इधर ध्यान दीजिए सारे बच्चे। दो डेटा दिया हुआ एक्स और वाई, ये दिया हुआ है, एक्स अपने पास दिया, वाई अपने पास दिया। सबसे पहला काम इसका मीन निकालेंगे। मीन निकाल के देखते हैं, अगर ये सेट बैठ गया तो शॉर्टकट में काम चल जाएगा, नहीं तो लॉन्ग जाना पड़ेगा। तो बताइए मीन कैसे निकालेंगे? एक डेटा अकेले दिया हुआ है तो इसका टोटल करेंगे सिग्मा एक्स और एन, मीन निकालने के लिए ना चाहिए। तो जोड़िए कितना आता है, 2 1 3 8 3 11, 2 13 और 5 18, 6 24, 3 2 5, 5 3 8, 8 और 5 सॉरी 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 4 कितना होता है 17, 174। एन बराबर हो गया 1 2 3 4 5 6, देखते हैं 6 से कटेगा जी, मीन निकालो। तो मीन बराबर क्या होता है? सिग्मा एक्स बाई एन, यही होता है ना। सिग्मा एक्स है 174/6, कितना आता है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 5, 6 9 54, कट गया। चलो एक तो निकल गया, एक और निकाल के देखते हैं, अगर वाई भी कट गया तो बच गए, तब इससे लगेगा। चलिए वाई का कैसे निकालेगा? सिग्मा वाई करना पड़ेगा ना, और यहाँ एन हो जाएगा, एन बराबर तो 6 ही रहेगा, 6 ही संख्या है। सिग्मा वाई कितना होता है 8 5 13, 1 14 2 16, 1 3 1 4, 4 और 3 7, 7 3 10, 10 और 4 14 और 1 बताओ 156 है। तो वाई मीन निकालो, कितना होता है सिग्मा वाई बाई एन। 156/6 कितना बार में कटता है? 26 बार में कट जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? देखो मेरा दोनों परफेक्ट इंटीजर आया, तो हम लोग शॉर्टकट नियम से बना लेंगे। अब आपको और आसान हो गया, देखिए शॉर्टकट नियम से बनाओ या लॉन्ग कट से बनाओ, आसान हो गया। सबसे पहले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? एक्स का अपना मीन और वाई का अपना मीन। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए डी एक्स। क्या चाहिए? देखो यहाँ डी एक्स निकाल रहे हैं, डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स, ये वाला जो है माइनस मीन। ठीक से सुनोगे, आपको क्या चाहिए? डी एक्स बराबर एक्स, ये डेटा दिया हुआ ना, उसमें क्या माइनस करना है? मीन। तो मीन आपका कितना है? तो सब में 29 माइनस होगा। अगर दिखाना है तो दिखा दीजिए, एक्स माइनस 29, 29 सब में माइनस होगा, यहाँ -8 आएगा।
21 में 29 घटेगा तो कितना बचेगा? 22 में 29 घटेगा कितना आएगा? 28 में 29 घटेगा तो 32 में 29 घटेगा तो प्लस में ना जी 6, और ये कितना आएगा? 7। किसी को कोई दिक्कत है? अब यहाँ क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। देखिए स्क्वायर चाहिए, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर एक्स निकाल दीजिए। डी स्क्वायर एक्स कैसे निकलेगा? सबका स्क्वायरिंग कर सकते हैं। कितना आता है? इसका, इसका, इसका। किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहला काम क्या निकालना होगा? मीन। मीन को सब में माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा डी एक्स, इसका स्क्वायर कर देंगे तो डी स्क्वायर एक्स। अब ये वाई के साथ भी यही करेंगे, तो वाई के साथ देखो वाई का मीन कितना है, तो वाई के मीन को सब में माइनस करो तो निकल जाएगा डी वाई। डी वाई इक्वल टू होता है वाई माइनस वाई मीन, वाई माइनस। तो बताओ जी 26 इसमें घटेगा, 18 माइनस 26, 18 माइनस 26 कितना आएगा? -8 ना आएगा। 20 में 26 जाएगा तो -6, 25 में 26 जाएगा -1, 26 में 30 घटेगा तो कितना होगा? 31 में 26 जाएगा तो 5, और 32 में, अब बताओ डी वाई निकाल के इसका स्क्वायर करेंगे ना, डी स्क्वायर वाई निकाल दीजिए, कितना आता है? 64, 36, 1, 16, 25। किसी को कोई दिक्कत? देखो आपको सब फार्मूला मिल गया। अब एक करके यहाँ पहले फार्मूले लिखो। आर इक्वल टू क्या होता है? आर के इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई बाई अंडर रूट यही ना चाहिए। अच्छा बताओ सिग्मा डी स्क्वायर एक्स चाहिए हमको। देखो तो ये डी स्क्वायर एक्स निकल गया, इसी को ना सिग्मा बोलेंगे। तो निकालो यहाँ जोड़ के कितना आता है? 9 4 13, 13 14, 14 9 कितना होता है? 23, अच्छा 29, 29 और 9 कितना होता है? 38, 3 4 3 7, 7 3 10, 10 और 4 14 6 20, 208 ना आएगा? 208 आ गया। इसका बताओ सिग्मा डी स्क्वायर वाई भी चाहिए, कितना आता है? इसको निकालो। 6 4 10, 1 11 और 6 17 और 5 22 और 6 28, 3 2 5, 5 और 2 7, 1 8, 8 और 3 11, 11 6 17, 178 आया। तो बताओ ये मिल गया, ये मिल गया। आपको क्या चाहिए? कहीं डी एक्स डी वाई एक साथ है? देखो तो नहीं, कहाँ है? आपको निकालना पड़ेगा। इसका मतलब एक कॉलम और बनाएंगे डी एक्स डी वाई, तब ना उसका टोटल करेंगे। तो देखो जी डी एक्स ये है और डी वाई ये है, दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो ये दोनों गुना होगा तब ना डी एक्स डी वाई निकलेगा। तो -8 को -8 से, -7 को -6 से 36, -1 को -1 से, 4 को 3 से, 5 6 जा 30 और 6 7 जा 42। तो अब देखो इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा डी एक्स डी वाई निकल गया। सिग्मा डी एक्स डी वाई निकाले कितना आ रहा है? 4 2 6 1 7, 7 और 2 9 और 2 11, 4 1 5, 5 और 3 8, 1 9, 9 और 4 13 और 6 19, 191 आ रहा है। अब सेट कीजिए, ऊपर में आ गया 191 है आपके पास। सिग्मा डी एक्स डी वाई का टोटल, किसी को कोई दिक्कत है? 191 निकल गया। अब बोलते हैं अंडर रूट में रखिए, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना आया है? 208 इंटू ये कितना आ रहा है? 178, और 191 डिवाइडेड बाई, दोनों को मल्टीप्लाई करो, रूट तोड़ो, कितना आता है मल्टीप्लाई करने के बाद? 37,024 आएगा, 37024, और 191 इसका रूट तोड़ दो, कितना आता है? 192.42 आएगा, 192.42, और डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा? 0.993। किसी को कोई दिक्कत है? चलो इसका रैंक बताओ, किस तरह का कोरिलेशन है ये? प्लस में आया कि माइनस में आया? प्लस में या माइनस में? तो लिखेंगे वेरी हाई डिग्री, वेरी हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव ना है? किसी को कोई दिक्कत है? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। और ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। टफ लग रहा है क्या? अब रूट निकालने नहीं आता, उसका आप ही को समस्या देखना है। फिर से देखिए इधर, x एक डेटा दिया रहेगा, x एक डेटा दिया रहेगा। सबसे पहले इसका मीन निकाल लीजिएगा। कैसे मीन निकालते हैं? सबको जोड़ के संख्या से भाग दे देते हैं। सबको जोड़े 174, संख्या 6 डिवाइड किए तो 29 आ गया, परफेक्ट इंटीजर है। अब क्या करेंगे? जो मीन आया उसको सब में माइनस कर देना, तो निकल जाएगा क्या? dx। तो dx निकल जाएगा, और जो dx आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। हो गया, x का काम खत्म। अब y में चलते हैं। पहले y का, फिर क्या करेंगे? मीन निकालेंगे। तो सारा संख्या जोड़े 156/6 कर दिए, 26 आ गया, परफेक्ट इंटीजर। 26 को सब में माइनस कर दिए,
तो निकल जाएगा डी वाई, फिर इसका स्क्वायर कर दिए, निकल जाएगा डी स्क्वायर वाई, हो जाएगा। अब डी एक्स डी वाई, ये देखो ये डी एक्स वाई है और ये डी एक्स है, दोनों को आपस में गुना कर दोगे तो निकल जाएगा डी एक्स डी वाई, टोटल कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझिए, अगर इसका आंसर 29 ही होता लेकिन इसका आंसर 26.3 हो जाता, तब क्या ये फॉर्मूला लगता? नहीं, तब कौन सा लगता? अब सवाल है कि अगर सर एज्यूम मीन लगता तो क्या कैलकुलेशन अलग होता? नहीं, कैलकुलेशन सेम होता, कैलकुलेशन जरा सा भी चेंज नहीं होगा। इतना ही कॉलन बनेगा इसमें भी, डरिए मत। देखिए सब वैल्यू आप निकाल चुके हैं, देख लीजिए। सिग्मा डी एक्स डी वाई देखिए यहाँ पे मिलेगा, सिग्मा डी एक्स देखो ये है, इसका टोटल सिग्मा डी एक्स होगा, सिग्मा डी वाई इसका टोटल होगा, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स निकाल चुके हो, सिग्मा डी एक्स यहाँ टोटल होगा ये वाला, फिर डी स्क्वायर वाई इसका है, और डी वाई ये देखो ये वाला निकल जाएगा, है n बराबर 6। तो याद रखिएगा, अगर पॉइंट में भी आ गया तो डरना नहीं है, कैलकुलेशन इतना ही होगा, एक कॉलम नहीं बढ़ेगा एक्स्ट्रा, काम इतना ही करना है। बस अंतर क्या है वो समझिएगा। अंतर क्या था? नहीं, फॉर्मूला भी अंतर नहीं है। अंतर क्या है कि अभी आप मीन जो निकला उससे ना माइनस कर रहे हैं। जब आपका मीन पॉइंट में आ जाएगा तो आप एज्यूम करके बना रहे हैं, तो इसी में से किसी को ए मान लेंगे और उसको सब में लेस कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन बनाएंगे, परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं कोरिलेशन में। हाँ, दिक्कत किसी को होगा तो यहाँ होगा, अब वो आपका काम है। कोई दिक्कत है? कोरिलेशन में कोई दिक्कत है ही नहीं। बस आपको ध्यान ये देना है कि हम यहाँ एक्चुअल मीन से माइनस कर रहे थे, एज्यूम रहेगा तो मान के माइनस करेंगे। अब यहाँ 29.5 आ जाता, थोड़ी मानते हैं, इसी में से 28 को मान लेते, 32 को, 35 को, किसी को मान लेते, उसको सब में लेस कर देते, अब बनाते सेम। फिर उसी तरह से इसमें इस 26 में नहीं आता तो हम किसी को भी मान लेते ना, 30 को मानते, 30 सब में लेस कर देंगे, तो काम तो ये ना करेंगे। बस अंतर यही है कि इसमें हम मीन निकाल के कर रहे हैं और इसमें हम मीन नहीं निकालेंगे, हम मान लेंगे इसी में से किसी को मीन और लेके आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? और फार्मूला लंबा जरूर दिख रहा है, बहुत आसान है ये फार्मूला, बस फंसोगे सबसे ज़्यादा कहाँ के, और ये तो आपका काम है ना। चलिए इसको लिखिए आप। अब हम लोग बनाते हैं एज्यूम मीन मेथड से। सेम क्वेश्चन को हम लोग एज्यूम मीन मेथड से बना के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एज्यूम से भी बना सकते हैं, एक्चुअल से भी बना सकते हैं। चलो यहाँ दो डेटा रहता है, एक एक्स, तो एक्स में क्या क्या बताइए? हाँ, ये डेटा दिया, पहले एक्स का कंप्लीट कर लेते हैं। देखो एज्यूम वाला और आसान है, एक्चुअल वाले में तो आपको मीन निकालना पड़ता था ना, एज्यूम वाले में मीन निकालने की जरूरत नहीं है। इसी में किसी को ए मान लो, ध्यान दीजिए। मीन, एक्चुअल मीन मेथड में सबसे पहले मीन निकाले, मीन से डी एक्स निकाल, डी एक्स का मतलब डेविएशन फ्रॉम एक्स। तो जो डेविएशन निकाल रहे थे एक्चुअल मीन में, वो मीन से निकाल रहे थे। एज्यूम में आपको एज्यूम से निकालना। बताओ इसमें से किसी को एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। किसको माना जाए बताइए आप ही लोग? चलो 28 को या 32 को, कोई चलो 28 को मान लेते हैं। एक किसको मानेंगे? 28 को। तो आपको डी एक्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? डी एक्स बराबर क्या बताए थे? डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए, यहाँ मीन नहीं ए, यानी एक्स माइनस 28, सब में 28 माइनस कर दो, तो 28 में 21 में 28 माइनस होगा तो कितना आएगा? -7। 22 में घटेगा तो -6, यहाँ 0 4, यहाँ कितना आएगा? 28 7 35 और 28 9 36, यही ना होगा? 8 होगा ना, तो इसका मतलब है 28 7 35, अच्छा 36 8, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या नहीं? 7 7 49, 6 6 36, 0 16 49 64। अब देखो n इक्वल टू कितना संख्या दिया? 1 2 3 4 5 6, इसका भी टोटल चाहिए हमको। सिग्मा डी एक्स बराबर चाहिए, कितना आ रहा है? 7 6 13 और 8 7 15, 2 6 बचेगा प्लस में। अब इसका टोटल करो, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना चाहिए बताइए तो? इसका कितना आएगा? 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 9 30 और 4 34, 3 6 3 9, 4 13 14 और 3 17 और 4 21, 214 आ गया। ये x का कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? अब y का डेटा बताइए। y का डेटा जो आपके बुक में है कितना कितना? 18 20 25 30 31 32। अब फिर इसमें भी किसी को ये मान लेंगे, मानेंगे कि नहीं? चलिए किसी को मानते हैं, सेम से भी मान सकते हैं, आगे पीछे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहेंगे तो 28 के सामने वाला 25 को भी मान सकते हैं, नहीं तो 30 को मान सकते हैं। लेकिन कोशिश करना है कि जो जीरो वाला रहता है उसी को मानना।
समझ गए। अब तो मान लोगे 28 27 तो पर जैसे इसमें दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें देखिए 30 अगर मानेंगे तो माइनस माइनस करने में आसान पड़ता है। आसान के लिए बोल रहे हैं, वैसे किसी को भी माना जा सकता है। किसको माना जाए? 30 को माना जाए। चलिए 30 को मान लेते हैं। तो बताओ 30 को मानेंगे तो यहाँ डी वाई ना निकलेगा, वाई माइनस ए यानी वाई माइनस 30। तो डायरेक्ट 30 माइनस कर देना, 18 में 30 जाएगा, कितना बचेगा? -12, यहाँ जाएगा -10, यहाँ को -5, यहाँ 0 1 और 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, डी स्क्वायर वाई कितना आ जाएगा? 144 100 25 0 1 4। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ सिग्मा डी वाई कर दो, डी वाई बराबर कितना आ रहा है? तो 12 10 22 और 5 27, 27 में 3 जाएगा तो -24 होगा। यहाँ कितना आएगा? 4 5 4 9 और 1 10, 10 और 4 14, 4 हाथ में 1, ये हो गया सिग्मा डी स्क्वायर वाई ना। 1 1 4 1 5, 5 और 2 7, यही ना होगा? 274 आएगा। अब आपको एक और कॉलम चाहिए था, डी एक्स डी वाई, और डी एक्स डी वाई निकल गया तो पूरा कंप्लीट। अब बताओ डी एक्स डी वाई कैसे निकलेगा? तो डी एक्स ये है, डी वाई है, मल्टीप्लाई करो 12 को तो माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना, 84 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60, ये 0 हो जाएगा, होगा? चौथे में भी 0 हो जाएगा ना। 7 को 1 से करेंगे 7 और 8 को 2 से करेंगे 16। अब टोटल कीजिए तो सिग्मा डी एक्स डी वाई भी निकल गया। सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना आ गया? 4, ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं, 4 6 4 10 7 17, 7 हाथ में 1 1 2, 6 और 2 8 8 16, 167। अब आप फॉर्मूला लगाओ, मीन इक्वल टू सॉरी कोरिलेशन इक्वल टू क्या आ गया? एन सिग्मा डी एक्स डी वाई होगा माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई बाई अंडर रूट एन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। अब आराम से वैल्यू पुट कीजिए, एन इक्वल टू कितना निकला है? देख लो यहाँ सब मिला। सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना निकाले? तो 6 × 167 माइनस सिग्मा डी एक्स देखो कितना है, इंटू सिग्मा डी वाई कितना है? किसी को कोई दिक्कत है? अंडर रूट। अब देखो ये बॉक्स पहले अलग करो, ये बॉक्स है 6 × सिग्मा डी स्क्वायर एक्स देखो तो कितना है सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स कितना है? तो 6 का स्क्वायर कर दो, बॉक्स बंद कर दो, ये समझ में आया? फिर अब इसका वैल्यू पुट करो तो यहाँ फिर ब्रैकेट खोलो, 6 × सिग्मा डी स्क्वायर वाई कितना निकला है? माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, डी वाई कितना है? -24 का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? अब इसी को सॉल्व करना आगे, तो बताओ कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से, कितना आ रहा है? 167 को 6 से करो, 1000। अब इधर ध्यान दो, सही है ना? कैलकुलेशन सही से करते जाइएगा। 1000 द्वारा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 24 को 6 से करो, कितना था? 144 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ 6 को 214 से करेंगे, कितना आएगा? कितना था? 1284 माइनस ये 6 6 36 ना हो जाएगा। अब फिर इसको 6 से करो मल्टीप्लाई, 1644 माइनस माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा। 24 का स्क्वायर करो, 576। अब ध्यान दीजिए, आराम से कुछ नहीं करना है, ये दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को माइनस कर देना है और इंटू करके रूट तोड़ देना है। कोई दिक्कत है? चलिए ऊपर जोड़ते हैं, कितना आता है ये? 4 2 6 1146, नीचे कितना आएगा? रूट अंडर में देखो, इसको माइनस करो, कितना आता है? 8 और 6 14, 3 1 4 4, 1248 आता है। इसका ये कितना आएगा? 8 और 6 14, 7 1 8, 8 और 6 14 10। अब देखिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 1146, ध्यान दीजिए इधर, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है? रूट अंडर 124 133 2864। अब 1146 डिवाइडेड बाय, अब इसका रूट तोड़ो, रूट तोड़ के यहाँ लिख देना, डिवाइड करके आंसर निकाल देना। इसका रूट तोड़िए, कितना आता है? 133 2864 का
अब देखो 1146 में 1154 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 आएगा, 9 समथिंग आएगा। देखो 0.9 कितना रहा है, 1 कैसे आएगा, कटेगा ही नहीं। तो 54 नीचे ऊपर 46, 1 कैसे आएगा, 46 में 54 से भाग देंगे 1 आ ही नहीं सकता। 0.99, 0.9 है। देखो प्लस में है कि माइनस में है, तो इसको क्या बोलेंगे। अभी जो बनाए थे क्वेश्चन, अरे भाई अभी जो क्वेश्चन बनाए थे उसका सेम आंसर था। इधर सारे बच्चे ध्यान दीजिए, जो अभी हम लोग बनाए थे एज्यूम मीन से एक्चुअल मीन से, उसका भी आंसर यही ना था, इसका भी आंसर ही है। तो भैया मेथड कोई भी लगा लो, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर वही आएगा। अब आप लोग बताओ, टफ है कोरिलेशन, और यही मेथड आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसका हम लोग क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे और आप लोग सॉल्व करके देखिएगा बन रहा है या नहीं बन रहा है। कोई दिक्कत है, अब इसको आराम से लिखिए आप लोग।